और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। चाहे डीएनए का या आरएनए का आइसोलेशन किए हैं, उसके बाद कंफर्म करना है कि डीएनए आरएनए ऑब्जर्व हो रहा है, प्लाज्मिड डीएनए, जीनोमिक डीएनए या फिर प्रोटीन। तो जो कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप अगर आइसोलेट किए हो तो उसकी क्वालिटी पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर हम डेफिनेशन देखें या उसका बेसिक प्रिंसिपल देखें तो ये एक मेथड है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल को सेपरेट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको देना पड़ता है, उसके थ्रू जो चार्जेस है, जिस तरह से उनका चार्ज है, जिस तरह से उनका मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो जो मेन फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे सेपरेशन होगा सैंपल का, वो होता है चार्ज, साइज या फिर मीडियम, जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है। सबसे पहला आता है पावर सप्लाई। आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज जब माइग्रेट करेगा या अट्रैक्ट होगा तब आपका सैंपल सेपरेट होगा। और इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए आपको एक मीडियम लेना पड़ेगा जिसपे आप अपना सैंपल लोड करें। उस इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मीडियम में दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक हो सकता है अगरोस जेल और दूसरा ऑप्शन है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। अगरोस जेल बेसिकली हम डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते हैं, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इस जेल को बफर से कनेक्ट ना करें तो फिर इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बफर डालते हैं ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाए, और बफर साथ ही साथ पीएच भी मेंटेन करता है। तो बफर के एग्जाम्पल है TAE, जो आप कॉमनली लैब में देख सकते हो, वो है ट्रिस एसीटेट EDTA और ट्रिस बोरेट EDTA TBE। ये दो बेसिक बफर सॉल्यूशंस है जो आप यूज कर सकते हो। सैंपल्स जो आप लेते हो, सैंपल को विजुअलाइज करना, क्योंकि जब आप डीएनए आइसोलेट करते हैं, आरएनए आइसोलेट करते हैं या फिर प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, तो ये सारा के सारा ही कलरलेस होता है। तो कलरलेस को आप लोड कर रहे हो तो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए उसके विजुअलाइजेशन के लिए आपको उसमें एक डाई यूज करना पड़ेगा जो उसके डेंसिटी को बढ़ाए और उसको एक कलर दे। साथ ही साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपको स्टेन भी करना पड़ेगा ताकि आप सैंपल को विजुअलाइज कर सके। फिर आते हैं डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम में अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, जो अगरोस बनाया और उसके बाद उसमें सैंपल ले डाल के इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो आपको जो मेथड यूज करना है वो है स्टेनिंग एंड डी स्टेनिंग। आपको अगरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होने के बाद उस जेल को स्टेनिंग सॉल्यूशन में डिप करना है और उसके बाद डी स्टेनिंग सॉल्यूशन में, ताकि अगरोस में से जो कलर है वो रिलीज हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आपका डीएनए या आरएनए का सैंपल जहां प्रेजेंट है वही डार्क ब्लू कलर का दिखेगा, बाकी पूरा कलरलेस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने जेल बनाते वक्त, अगरोस जेल बनाते वक्त आप यूज कर रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड, तो अगर आप इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसके बीच में फंस जाते हैं। तो चाहे डीएनए का सैंपल हो या आरएनए का सैंपल हो, इथिडियम ब्रोमाइड उसके बीच में फंस जाएगा, और फंसने के कारण जहां पे भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट है वहां पे वो अवेलेबल रहेगा। और इसको देखने के लिए आपको जेल को यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर, मतलब जो यूवी रेडिएशंस रहते हैं उसके
अंदर रखना पड़ेगा ताकि आपको वो जेल विजुअलाइज हो सके। फ्लोरेसेंस तब हम करते हैं जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगर आपको फ्लोरोसेंट लेबलिंग करना है तो आपको डीएनए के 3' या 3' एंड पे आपको फॉस्फेट ग्रुप हटा के आपको वहां पे रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट को ऐड करना है 5' एंड पे। तो आप जब 5' एंड पे लेबलिंग फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वहां पे आप नॉर्मल फॉस्फेट के जगह रेडियो लेबल फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, तभी आपको ये फ्लोरोसेंस दिखेगा। तो ये है बेसिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहला आता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें मॉलिक्यूल एक डेफिनेट जोन में माइग्रेट करता है, एग्जांपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसमें जो सेपरेशन होता है ये बेस्ड होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको प्रोटीन में सुनने मिलता है, और ये वो टेम्परेचर या वो पीएच है जिसमें जाके नेट चार्ज उसका 0 हो जाता है। तो पीएच इज इक्वल टू पीआई जब हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, तब वहां पे मूवमेंट बंद हो जाएगा और वहां पे आपको वो बैंड्स दिखने लगेगा। नेक्स्ट आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें अलग तरह का एक कैपिलरी ट्यूब लिया जाता है। ये हाईली एफिशिएंट और ऑटोमेटिक मेथड है, पर ये कॉस्टलियर भी है और सेंसिटिव भी है। ये देखिए, ये डायग्राम है आपका जोनल का। ये है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जहाँ पे अलग अलग पीएच वाले हैं, और जब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कंप्लीट होता है तो सिमिलर पीएच एक साथ में बैंड्स बना लेता है। और ये है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे आप सैंपल पुट करते हैं और एक कैपिलरी के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। थ्रू कनेक्ट किसको कर रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स, मतलब कैथोड और एनोड से कनेक्टेड रहता है, तो इसके बेसिस पे ये सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मीडियम यूज। आप जो मीडिया यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को सेपरेट आउट करना चाहे तो पहला आता है अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आप अगरोज यूज करते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं। इन सब के लिए एक डिटेल वीडियोस अलग से होगा, यहाँ पे अब अगरोज कैसे बनता है, क्या क्या उसका कंपोजिशन है, वो आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ऐसा ही वीडियो आपको पेज का मिलेगा, जहाँ पे पेज कैसे बनाया जाता है, किस तरह से जेल कास्ट करता है, उसका डिटेल होगा। नेक्स्ट आता है स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही कम यूज करते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ आप प्रोटीन सेपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं। ये है स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें डीएनए और आरएनए फ्रैगमेंट का आप एनालिसिस कर सकते हो। डीएनए में डीएनए आइसोलेट करके, प्लाज्मिड डीएनए, जीनोमिक डीएनए, पीसीआर का प्रोडक्ट, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, ये सारा चीज आप इससे कर सकते हैं। पहले आपको जेल कास्ट करना है। जेल कास्ट करते वक्त आपको वेल्स भी बना लेना है, और फिर आपको सैंपल डालना है। सैंपल में पहले आप डाई ऐड करेंगे। डाई ऐड करने के बाद फिर आपको उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते वक्त अगर आपने सिर्फ इतना ही काम किया है तो फिर आपको स्टेनिंग डिस्टेनिंग करना है, एल्स आप जेल कास्ट करते वक्त आप इथेरियम ब्रोमाइड ऐड कर ले, ताकि आप यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर से इजीली देख सके। ये टीएई या टीबीई, फिर जेल कास्ट होगा, सैंपल लोड करना है। सैंपल लोड करने के बाद रन होगा, फिर आप यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल ये यूज होता है बेसिकली प्रोटीन के लिए, जहाँ पे सेपरेशन होता है साइज, चार्ज और मास के बेसिस पे या शेप के बेसिस में। एसडीएस जो है वो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है। अगर आप नेटिव पेज कर रहे हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर रिटेन रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। पर जब हम एसडीएस पेज करने जाते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि हम एसडीएस यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सैंपल प्रिपरेशन में बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी यूज करते हैं, जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस को तोड़ देता है और उसको स्ट्रेट चेन बना देता है।
फिर आते हैं इसके एप्लीकेशंस में, ये प्रोटीन एनालिसिस, प्योरिटी, ये सब बताने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। ये है इसका डायग्राम। जेल कुछ इस तरह से होता है, इसीलिए इसको वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे ऊपर में दो सैंपल का एक पीएच होता है, नीचे वाले में दूसरा पीएच होता है। बफर के पीएचएस अलग अलग रहते हैं। जहाँ पे आपका वेल बनता है वहां पे जो जेल है उसको बोलते हैं स्टैकिंग जेल, और उसके नीचे में आता है सेपरेटिंग जेल। स्पेशल इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स, इसमें टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, वो होता है जहाँ पे आप 1 डायमेंशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जेल को 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए और फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस करिए। उससे क्या होता है, जो सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स है वो भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हमने देखा। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें वेरिंग डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, और इससे सिमिलर मॉलिक्यूलर या सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट या सिमिलर चार्ज मॉलिक्यूल में भी जो जो डिफरेंसेस है वो भी सेपरेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो एडवांस टेक्निक आता है वो है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग। इलेक्ट्रोब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, जो आपका सैंपल है उस सैंपल को एक ब्लॉटिंग शीट में इम्बाइट किया जाता है या इम्प्रिंट लिया जाता है, और उसके बाद उस सैंपल में आगे आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ये सारा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको अगर डिटेल वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख दीजिए, मैं उस पर आपको डिटेल वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट आते हैं की पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर वोल्टेज अगर आप देंगे तो उससे माइग्रेशन स्पीड बढ़ जाएगा और जिसके कारण जेल गर्म भी हो सकता है। अगर जेल गर्म हो जाएगा तो उससे आपका जेल श्रिंक कर जाएगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए वोल्टेज उतना ही होना चाहिए ताकि जेल को कोई हार्म ना हो और इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मूथली हो सके। बफर कंसंट्रेशन, अगर हम बफर की बात करें तो बफर में मोस्टली टीएई या टीबीई प्रोवाइडेड होता है, जो आपके ओवर हीटिंग को अवॉइड कराता है। जब आपका सैंपल ओवर हीट नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से आएगा या जेल वहां तक मूव कर पाएगा सैंपल वहां तक जब तक आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। जेल कंसंट्रेशन, अगर आपने हायर कंसंट्रेशन लिया है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इजीली उसमें से मिल सकता है, पर लार्जर मॉलिक्यूलर वेट वाले के लिए आपको पोर साइज उसका बड़ा करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसपे हम सेपरेट वीडियोस देखेंगे। आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे हम पोर साइज की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियोस इस मेन वीडियोस को और एनहांस करने में आपको हेल्प करेगा। सैंपल लोडिंग, जो हम जेल लोडिंग डाई यूज करते हैं उसको वो चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप वेल्स पहले बना के बफर डाल चुके हैं तो बफर वेल के अंदर घुस चुका है, तो अब आपका सैंपल उसके अंदर इजीली घुसेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको उसको बाहर निकालना होगा और बाहर निकालने के लिए आपके सैंपल की डेंसिटी बढ़ानी है। स्टेनिंग एंड डिटेक्शन मेथड, स्टेनिंग के लिए मैंने बताया इथिडियम ब्रोमाइड आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव्स है SYBR रेड या फिर ग्रीन या फिर जेल रेड। प्रोटीन के लिए बेसिकली कोमासिव ब्रिलियंट ब्लू यूज किया जाता है। सिल्वर स्टेनिंग और फ्लोरोसेंट डाई का स्टेनिंग ये भी प्रेफरेबल है। एप्लीकेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये रूटीन एक्सपेरिमेंट्स है। डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आरएनए आइसोलेशन के बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखते ही हो। प्रोटियोनोमिक्स में प्रोटीन प्रोफाइलिंग के लिए, प्रोटीन प्योरिटी का एनालिसिस करने के लिए आपको एसडीएस पेज या फिर नेटिव पेज करने की जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं सिकल सेल एनीमिया पता करने के लिए। सीरम प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इम्यूनो डिसऑर्डर्स पता करने के लिए। फॉरेंसिक साइंसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, जहां पे हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि सैंपल सेम है या नहीं, पेरेंट और बच्चे में रिलेशन है या नहीं, तो उन सब में आप ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही समझ में आ सकता है।
बायोटेक्नोलॉजी में हम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के बाद। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस में ये सिंपल टेक्निक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका रिजोल्यूशन अच्छा आता है, सेंसिटिविटी भी अच्छा आता है। आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अग्रोस का परसेंट क्या होगा और कितना होना चाहिए आपके सैंपल के अकॉर्डिंग, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप वो डिसाइड कर लिए हैं, आप उसमें एक्सपर्टाइज्ड है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके जेल में 16 वेल्स है तो एट अ टाइम आप 16 सैंपल्स ही इलेक्ट्रोफोरेस कर पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएगा। 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक, पल्स फील्ड, ये सबके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक्स में ये नहीं हो सकता। इसमें पोटेंशियल सैंपल का डिग्रेडेशन नहीं कर सकते आप। सैंपल डिग्रेड हो सकता है, जैसे आप एसडीएस पेज किए तो एसडीएस पेज से आपका जो प्रोटीन है वो पूरा डैमेज हो गया, अब उस प्रोटीन से आप आगे कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। तो ये है एक ओवरव्यू, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आपके पास एक ब्रॉड ओवरव्यू आ गया है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है और किस किस टर्मिनोलॉजीज को हम इसमें सुन सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। अब आप इसमें से आपको हम छोटे छोटे वीडियोस के साथ एक एक पॉइंट्स का डिटेलिंग हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट जो छोटे छोटे वीडियोस के टॉपिक रहेंगे, साथ में आपके पास टॉपिक रहेगा वो है बायो सेंसर्स। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया हो तो आप बिल्कुल लाइक करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।